हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम टॉनिश और आज हम पढ़ने वाले हैं जॉइंट टॉर्ट फीजर्स के बारे में, जो लॉ ऑफ टॉर्ट का एक की कंसेप्ट है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब एक से ज़्यादा लोग किसी गलत काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो क्या होता है, या फिर जब एक ही केस में मल्टीपल पार्टीज फॉल्ट पर होती हैं तो कोर्ट उस केस से कैसे डील करता है। टॉर्ट लॉ में अक्सर होता है कि कई लोग मिलकर किसी रॉन्गफुल एक्ट के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है, कौन लायबल होगा, कौन डैमेजेस के लिए पे करेगा। आज के इस वीडियो में हम जॉइंट टॉर्ट फीजर्स के कंसेप्ट को ब्रेक डाउन करेंगे और देखेंगे कि लायबिलिटी कैसे शेयर होती है, और रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स एक्सप्लोर करेंगे जहां कोर्ट ने मल्टीपल रॉन्ग डूअर्स के केस को हैंडल किया। इस वीडियो से आपको जॉइंट लायबिलिटी की क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी और ये भी समझ आएगा कि ये कंसेप्ट लॉ ऑफ टॉर्ट में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं जॉइंट टॉर्ट फीजर्स कौन होते हैं। टॉर्ट लॉ में जॉइंट टॉर्ट फीजर्स वो दो या ज़्यादा इंडिविजुअल्स या एंटिटीज होती हैं जो एक रॉन्गफुल एक्ट के लिए जॉइंटली लायबल होती हैं, जिसकी वजह से किसी इंसान को हार्म हुआ हो। इसका मतलब है कि वो सभी रिस्पॉन्सिबल होंगे उन डैमेजेस के लिए, फिर चाहे बेशक उन्होंने मिलकर एक्ट ना किया हो या उन्हें एक दूसरे के एक्शंस के बारे में पता भी ना हो। यहाँ भी जॉइंट लायबिलिटी के कंसेप्ट की तरह हर टॉर्ट फीजर पूरे हार्म के लिए फुली रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी चाहे रॉन्गफुल एक्ट्स इंडिपेंडेंटली कमिट किए गए हों, लॉ उन्हें जॉइंटली लायबल मानता है अगर उनके एक्शंस ने एक ही हार्म को कंट्रीब्यूट किया हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो ड्राइवर्स नेग्लिजेंट होके एक कार एक्सीडेंट कर देते हैं तो इंजर्ड पार्टी पूरे डैमेजेस का अमाउंट किसी भी एक ड्राइवर से रिकवर कर सकती है। प्लेंटिफ को अपने क्लेम को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। दोनों डिफेंडेंट्स टोटल डैमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। इस कंसेप्ट का एम यही है कि प्लेंटिफ को फुल कंपनसेशन मिले, चाहे फिर एक डिफेंडेंट अपने शेयर की पेमेंट करने की कैपेसिटी रखता हो या नहीं। लेकिन जो डिफेंडेंट ज़्यादा पेमेंट करता है वो बाद में दूसरे टॉर्टफीजर से कंट्रीब्यूशन मांग सकता है, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जॉइंट टॉर्टफीजर्स वो इंडिविजुअल्स या एंटिटीज हैं जो एक ही रॉन्गफुल एक्ट के लिए लायबल होते हैं। टॉर्ट लॉ के अंडर हर एक रॉन्ग डूअर फुल डैमेजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जा सकता है। ये कंसेप्ट इंश्योर करता है कि विक्टिम्स को पूरा कंपनसेशन मिले। तो अब जब हम जॉइंट टॉर्ट फीजर्स के बेसिक कंसेप्ट को समझ चुके हैं, चलिए टॉर्ट लॉ में जॉइंट टॉर्ट फीजर्स के अलग अलग टाइप को डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। बेशक सभी जॉइंट टॉर्ट फीजर्स लायबिलिटी शेयर करते हैं, लेकिन उनके रॉन्गफुल एक्ट से कनेक्शन अलग अलग हो सकते हैं। सबसे पहला टाइप है एक्टिंग इन कंसर्ट या फिर कंसर्टेड एक्शंस, यानी जब टॉर्ट फीजर्स एक साथ मिलकर शेयर्ड इंटेंशन के साथ रॉन्गफुल एक्ट कमिट करते हैं। ये केसेस अक्सर कॉन्स्पिरेसी में देखे जाते हैं, जहां दो या दो से ज़्यादा लोग इंटेंशनली एक हार्मफुल एक्ट को प्लान और एग्जीक्यूट करते हैं। इस तरह के केसेस में दोनों पार्टीज को इक्वली रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, चाहे किसी का रोल बड़ा हो या छोटा। लॉ सभी को एक ही गोल के लिए काम करते हुए देखता है और इसीलिए उनकी लायबिलिटी इक्वल होती है। सेकेंड टाइप है इंडिपेंडेंट बट कॉन्करेंट एक्ट्स, यानी जब इंडिविजुअल्स अलग अलग काम करते हैं
लेकिन उनके एक्शंस मिलाकर एक ही हार्म कॉज करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है मल्टी कार एक्सीडेंट्स का, जहां हर ड्राइवर अलग अलग नेग्लिजेंट हो, लेकिन उन सभी के कंबाइंड एक्शंस की वजह से प्लेंटिफ को इंजरी हुई हो। ऐसे केसेस में कोर्ट सभी पार्टीज को जॉइंट टॉर्टफीजर के तौर पर लायबल मान सकती है, फिर चाहे उन्होंने मिलकर एक्ट किया हो या अलग अलग। बस उनके इंडिपेंडेंट एक्शंस ने एक ही इंजरी कॉज की हो, जो लायबिलिटी को शेयर करने का बेस बन सके। और थर्ड टाइप है वाइकेरियस लायबिलिटी। इसमें एक पार्टी को दूसरे की गलती के लिए लायबल माना जाता है। ये अक्सर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में देखा जाता है। अगर एक एम्प्लॉय अपने काम के दौरान एक रॉन्गफुल एक्ट कमिट करता है, तो एम्प्लॉयर को भी जॉइंटली लायबल माना जा सकता है, चाहे फिर एम्प्लॉयर ने डायरेक्टली टॉर्ट कमिट ना किया हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक डिलीवरी ड्राइवर अपने कंपनी के गुड्स डिलीवर करते हुए एक्सीडेंट कॉज कर देता है, तो एम्प्लॉयर को जॉइंट टॉर्टफीसर के रूप में लायबल माना जा सकता है, क्योंकि एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयमेंट के स्कोप के अंदर एक्ट कर रहा था। इन तीनों ही टाइप्स में लायबिलिटी शेयर की जाती है, जो ये इंश्योर करता है कि रॉन्गफुल एक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल सभी पार्टीज को अकाउंटेबल ठहराया जा सके। चलिए अब टॉर्ट लॉ के एक और क्रिटिकल कंसेप्ट पर फोकस करते हैं, जो है जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी। ये प्रिंसिपल समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये बताता है कि जॉइंट टॉर्टफीजर्स के बीच लायबिलिटी कैसे शेयर होती है और प्लेंटिफ डैमेजेस कैसे रिकवर कर सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी। जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी के रूल के तहत हर जॉइंट टॉर्टफीजर सिर्फ अपने शेयर के डैमेजेस के लिए नहीं, बल्कि पूरे अमाउंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। इसका मतलब है कि प्लेंटिफ किसी एक टॉर्टफीजर से पूरे डैमेजेस रिकवर कर सकता है, फिर चाहे हार्म में दूसरे टॉर्टफीजर्स का भी कंट्रीब्यूशन रहा हो। ये कंसेप्ट प्लेंटिफ को प्रोटेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इससे इंश्योर होता है कि इंजर्ड पार्टी को पूरा कंपनसेशन मिले, फिर चाहे कुछ टॉर्टफीजर्स पेमेंट करने के कैपेबल ना हो या उन्हें सू करना मुश्किल हो। प्लेंटिफ को अपने क्लेम को अलग अलग टॉर्टफीजर्स के बीच डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती। वो किसी एक टॉर्टफीजर से टोटल डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, और अगर एक टॉर्टफीजर अपने फेयर शेयर से ज्यादा डैमेजेस पे करता है, तो वो बाकी टॉर्टफीजर्स से अपने शेयर का कंट्रीब्यूशन रिकवर कर सकता है। इससे डिफेंडेंट्स के बीच फाइनेंशियल बर्डन फेयरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसे अच्छे से समझने के लिए एक कार एक्सीडेंट का एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें दो नेग्लिजेंट ड्राइवर्स इन्वॉल्व हैं। अगर प्लेंटिफ को इंजरी होती है, तो वो पूरे डैमेजेस किसी भी एक ड्राइवर से रिकवर कर सकता है, बेशक उस इंजरी का कारण वो दोनों ही हों। अगर एक ड्राइवर डैमेजेस का टोटल अमाउंट पे करता है, तो वो ड्राइवर दूसरे ड्राइवर से अपने शेयर का कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। इससे प्लेंटिफ को अपना पूरा कंपनसेशन मिलता है, फिर चाहे एक डिफेंडेंट फाइनेंशियली इनकेपेबल हो। लेकिन बाद में डिफेंडेंट्स आपस में कंट्रीब्यूशन प्रोसेस के थ्रू अपने शेयर एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी का ये प्रिंसिपल इंजर्ड पार्टी के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है और डिफेंडेंट्स के बीच फेयरनेस मेंटेन करता है। अब जब हमने समझ लिया है कि जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी कैसे काम करती है, चलिए दो इम्पॉर्टेंट लीगल कंसेप्ट्स एक्सप्लोर करते हैं।
जो जॉइंट टॉर्टफीजर्स के बीच फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करते हैं, जो है कंट्रीब्यूशन एंड इंडेमनिटी। कंट्रीब्यूशन का कंसेप्ट तब आता है जब एक टॉर्टफीजर प्लेंटिफ को डैमेजेस का पूरा अमाउंट पे करता है जो उसके फेयर शेयर से ज्यादा होता है। ऐसे में उस टॉर्टफीजर के पास राइट होता है कि वो बाकी जॉइंट टॉर्टफीजर्स से उनका शेयर रिकवर कर सके। इसका पर्पस ये इंश्योर करना है कि फाइनेंशियल बर्डन सभी रिस्पॉन्सिबल पार्टीज के बीच प्रोपोर्शनेटली शेयर्ड हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक डिफेंडेंट प्लेंटिफ को डैमेजेस का टोटल अमाउंट पे करता है तो वो बाकी टॉर्टफीजर से रीएम्बर्समेंट मांग सकता है उनके रिस्पेक्टिव शेयर्स के लिए। कोर्ट यूजुअली हर टॉर्टफीजर के फॉल्ट या रिस्पॉन्सिबिलिटी के लेवल के बेसिस पर कंट्रीब्यूशन डिसाइड करती है। दूसरा लीगल कंसेप्ट है इंडेमनिटी का। इंडेमनिटी एक और स्टेप आगे की बात करता है। ये तब होता है जब एक टॉर्टफीजर पूरे डैमेजेस का अमाउंट रिकवर करता है उस टॉर्टफीजर से जो हार्म के लिए प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल है। इंडेमनिटी काफी कॉमन है उन सिचुएशंस में जहां एक पार्टी सिर्फ वाइकेरियसली लायबल होती है दूसरी पार्टी के रॉन्गफुल एक्ट्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय की नेग्लिजेंस की वजह से वाइकेरियसली लायबल होता है और डैमेजेस पे करता है तो वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से इंडेमनिटी सीक कर सकता है पूरे अमाउंट के लिए, क्योंकि उस रॉन्गफुल एक्ट या नेग्लिजेंट एक्ट के लिए प्राइमरीली एम्प्लॉय ही रिस्पॉन्सिबल था। चलिए एक प्रैक्टिकल सिनेरियो डिस्कस करते हैं। एक प्रोडक्ट लायबिलिटी के केस में मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरर और एक सप्लायर जॉइंटली लायबल हैं। अगर मैन्युफैक्चरर प्लेंटिफ को पूरा डैमेज पे कर देता है, लेकिन डिफेक्ट अगर सप्लायर की नेग्लिजेंस की वजह से हुआ था, तो मैन्युफैक्चरर सप्लायर से पूरे डैमेजेस के लिए इंडेमनिटी क्लेम कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर दोनों पार्टीज रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं तो मैन्युफैक्चरर सिर्फ सप्लायर से उसके शेयर के लिए कंट्रीब्यूशन सीक कर सकता है। ये दोनों ही लीगल मैकेनिज्म्स ये इंश्योर करते हैं कि रॉन्ग डूअर्स के बीच लायबिलिटी फेयरली डिस्ट्रीब्यूट हो और प्लेंटिफ को प्रॉपर कंपनसेशन मिले। चलिए अब हम जॉइंट टॉर्टफीजर के कंसेप्ट को रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। ये केसेस दिखाते हैं कि कोर्ट्स मल्टीपल रॉन्गडूअर्स के साथ कैसे डील करते हैं और लायबिलिटी कैसे प्रोपोर्शनेटली शेयर की जाती है। सबसे पहला केस है ब्रुक वर्सेस बूल। इस केस में दो आदमी एक बिल्डिंग में गैस लीक इंस्पेक्ट कर रहे थे। उनमें से एक ने गैस चेक करने के लिए बिना सोचे समझे मैचस्टिक जला दी, जिससे एक्सप्लोजन हो गया। कोर्ट ने दोनों आदमियों को जॉइंट टॉर्टफीजर्स माना, चाहे सिर्फ एक ने मैचस्टिक जलाई थी। कोर्ट ने कहा कि दोनों एक साथ एक्ट कर रहे थे और इसलिए दोनों को हार्म के लिए जॉइंट लायबिलिटी शेयर करनी होगी। यहां कोर्ट ने शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट यूज किया, जो इंश्योर करता है कि दोनों रॉन्ग डूअर्स लायबल हों। हमारा दूसरा केस है फिट्जजेरल्ड वर्सेस लेन एंड पटेल। ये केस एक पेडेस्ट्रियन का है जो दो कारों से टकरा गया। दोनों ही ड्राइवर नेग्लिजेंट थे और कोर्ट को इस केस में ये डिसाइड करना था कि लायबिलिटी कैसे डिवाइड की जाए। तो कोर्ट ने दोनों ड्राइवर्स को जॉइंट टॉर्टफीजर्स माना, क्योंकि उनके अलग अलग एक्ट्स ने मिलकर इंजरी कॉज की थी। कोर्ट्स ने रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके रिस्पेक्टिव फॉल्ट्स के लेवल के बेसिस पर स्प्लिट की और दोनों को डैमेजेस का हिस्सा भरने को कहा। अगला केस है
थर्मल ट्रांसफर लिमिटेड का। ये केस वाइकेरियस लायबिलिटी पर बेस्ड था। एक वर्कर ने काम के दौरान डैमेजेस कॉज किए जब वो दो अलग अलग एम्प्लॉयर्स के कंट्रोल में काम कर रहा था। इस केस में कोर्ट ने दोनों एम्प्लॉयर्स को जॉइंटली लायबल माना वर्कर की नेग्लिजेंस के लिए। इस केस ने दिखाया कि अगर एक एम्प्लॉय मल्टीपल एम्प्लॉयर्स के कंट्रोल में काम कर रहा हो तो दोनों एम्प्लॉयर्स जॉइंटली लायबल हो सकते हैं। ये वाइकेरियस लायबिलिटी के स्कोप को डिफाइन करता है जब मल्टीपल पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल है एनवायरमेंटल डैमेजेस का। मॉडर्न एग्जाम्पल्स में एनवायरमेंटल हार्म के केसेस को भी इंक्लूड किया गया है जहां मल्टीपल कॉरपोरेशंस पॉल्यूशन या एनवायरमेंटल डैमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। कोर्ट ऐसे केसेस में सभी कॉरपोरेशंस को जॉइंट टॉर्टफीजर्स डिक्लेयर करते हैं, चाहे फिर उन्होंने हार्म इंडिपेंडेंटली कॉज किया हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मल्टीपल कंपनीज एक रिवर को पॉल्यूट करती हैं तो कोर्ट उन्हें जॉइंटली एंड सेवरली लायबल डिक्लेयर करते हैं क्लीन अप कॉस्ट्स के लिए। इससे ये इंश्योर होता है कि एनवायरनमेंट रिस्टोर हो और फाइनेंशियल बर्डन सभी रिस्पॉन्सिबल पार्टीज के बीच इक्वली शेयर हो। हम इन सभी एग्जाम्पल्स के बेसिस पर ये कह सकते हैं कि जॉइंट टॉर्टफीजर के कंसेप्ट को नेग्लिजेंस, वाइकेरियस लायबिलिटी और कॉरपोरेट रॉन्ग डूइंग जैसे सिनेरियोज में यूज किया जाता है। कोर्ट इंश्योर करता है कि हर रिस्पॉन्सिबल पार्टी को लायबल होल्ड किया जाए, फिर चाहे वो कलेक्टिवली एक्ट कर रहे थे या इंडिपेंडेंटली। साथ ही प्लेंटिफ का राइट भी प्रोटेक्ट होता है क्योंकि वो किसी भी रिस्पॉन्सिबल टॉर्टफीजर से पूरा कंपनसेशन रिकवर कर सकता है। ये सभी एग्जाम्पल्स जॉइंट लायबिलिटी के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को एक्सप्लेन करते हैं और ये दिखाते हैं कि लॉ कैसे विक्टिम के राइट को सेफगार्ड करता है। चलिए अब बात करते हैं कि मॉडर्न लॉ टॉर्ट में ये कंसेप्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। आज के कॉम्प्लेक्स लीगल इश्यूज के वर्ल्ड में जहां अक्सर मल्टीपल पार्टीज किसी हार्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जॉइंट टॉर्टफीजर्स लायबिलिटी ये इंश्योर करती है कि प्रॉपर जस्टिस हो और इंजर्ड पार्टीज को उनका डिजर्व्ड कंपनसेशन मिले। तो सबसे पहला पॉइंट जो ये दिखाता है कि आज के मॉडर्न टॉर्ट लॉ में जॉइंट टॉर्टफीजर्स इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, वो है इंश्योरिंग फुल कंपनसेशन फॉर द प्लेंटिफ। जॉइंट टॉर्टफीजर का सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट ये है कि प्लेंटिफ अपना पूरा डैमेज किसी भी एक टॉर्टफीजर से रिकवर कर सकता है। ये ऐसे केसेस में काफी जरूरी होता है जहां सभी टॉर्टफीजर के पास डैमेजेस पे करने के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते। जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी के कंसेप्ट के जरिए प्लेंटिफ किसी एक टॉर्टफीजर से पूरा कंपनसेशन क्लेम कर सकता है, चाहे फिर बाकी टॉर्टफीजर्स फाइनेंशियली इनकेपेबल हों। इससे प्लेंटिफ के राइट को प्रोटेक्ट किया जाता है। अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अकाउंटेबिलिटी फॉर कॉम्प्लेक्स रॉन्ग्स। मॉडर्न टॉर्ट लॉ में रॉन्ग डूइंग काफी कॉम्प्लेक्स होती है, जैसे प्रोडक्ट लायबिलिटी, मेडिकल नेग्लिजेंस या एनवायरमेंटल हार्म के केसेस। जॉइंट टॉर्टफीजर का कंसेप्ट इंश्योर करता है कि लीगल सिस्टम सभी रिस्पॉन्सिबल पार्टीज को अकाउंटेबल होल्ड करे, चाहे उन्होंने एक्शंस इंडिपेंडेंटली किए हों। इससे ये इंश्योर होता है कि कोई भी रॉन्ग डूअर सिर्फ इस वजह से लायबिलिटी से एस्केप नहीं कर सकता कि वो किए गए डैमेजेस के लिए सोल कॉज नहीं था। हमारा अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कॉर्पोरेट एक्शंस।
आज के कॉरपोरेट वर्ल्ड में जॉइंट टॉर्टफीजर लायबिलिटी कॉरपोरेशंस को अकाउंटेबल होल्ड करने के लिए काफी जरूरी है, चाहे वो वाइकेरियस लायबिलिटी हो या दूसरे कॉरपोरेशंस के साथ मिलकर हार्म कंट्रीब्यूट करना हो। कॉरपोरेशंस भी जॉइंटली लायबल हो सकते हैं। इससे फेयरनेस इंश्योर होती है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है बैलेंसिंग फेयरनेस अमंग डिफेंडेंट्स। जब प्राइमरी गोल प्लेंटिफ की प्रोटेक्शन होती है, मॉडर्न टॉर्ट लॉ डिफेंडेंट्स के बीच फेयरनेस भी इंश्योर करता है। कंट्रीब्यूशन और इंडेमनिटी जैसे मैकेनिज्म्स के जरिए जॉइंट टॉर्टफीजर्स अपने फाइनेंशियल बर्डन्स अपने रिस्पेक्टिव लेवल ऑफ फॉल्ट के बेसिस पर शेयर कर सकते हैं। ये एक बैलेंस्ड और जस्ट आउटकम बनता है। इन सभी बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि जॉइंट टॉर्टफीजर लायबिलिटी मॉडर्न टॉर्ट लॉ का एक वाइटल कंसेप्ट है। आज के टाइम में जब हार्म अक्सर मल्टीपल पार्टीज के कॉम्प्लेक्स इंटरसेक्शन से होता है, जॉइंट लायबिलिटी लीगल सिस्टम में जस्टिस को मेंटेन करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हम इस टॉपिक को कंक्लूड करते हुए ये कह सकते हैं कि जॉइंट टॉर्टफीजर का प्रिंसिपल मॉडर्न टॉर्ट लॉ का एक एसेंशियल हिस्सा है, स्पेशली जब कॉम्प्लेक्स रॉन्ग्स इन्वॉल्व होते हैं जिसमें मल्टीपल पार्टीज रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ये प्रिंसिपल इंश्योर करता है कि प्लेंटिफ को फुल कंपनसेशन मिले बिना किसी डिले के, और सभी रिस्पॉन्सिबल पार्टीज को अकाउंटेबल होल्ड किया जाए, फिर चाहे उनका रोल बड़ा हो या छोटा। टॉर्ट लॉ के कंटेक्स्ट में जॉइंट लायबिलिटी एक पावरफुल टूल है जो जस्टिस और फेयरनेस दोनों को बैलेंस करता है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम टॉर्ट लॉ के एक और कंसेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे।